तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट से। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारी बुक में हमें बताया गया है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड जो है वो अपने टीचर से पूछता है, मतलब एक बच्चा अपने टीचर से पूछता है सर एनवायरनमेंट क्या होता है। तो टीचर बताते हैं तुम्हारे आसपास की हर चीज़ एनवायरनमेंट है, हर चीज़। तो फिर लेकिन दो तरह के एनवायरनमेंट हो सकते हैं, एक ह्यूमन मेड हो सकता है और एक वो है जो नेचुरल है। ह्यूमन मेड जो हमने बनाया है, नेचुरल जो प्रकृति ने हमको दिया है। तो इस तरीके से हम एनवायरनमेंट देख सकते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल जैसे हवा, पानी, लैंड, ये लिविंग थिंग्स, बायोटिक, एबायोटिक, ये किसने बनाया है? भगवान ने। और जो ह्यूमन मेड है, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, वो सब कुछ जो हम बनाते हैं वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास की चीज़ें। ठीक है। फिर इसके बाद हमें बायोटिक, एबायोटिक बताया गया है। जैसा मैंने बताया, बायोटिक वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड एबायोटिक वो होता है जो कि नॉन लिविंग है, लाइक लैंड, सोइल, वाटर, एबायोटिक हो गया। ठीक है। तो हमने चैप्टर की शुरुआत ही इससे की थी कि एनवायरनमेंट क्या होता है। वो सभी लोग, वो सभी चीज़ें, वो सभी आसपास की सराउंडिंग जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास होती है वो एनवायरनमेंट होती है, जो कि नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों तरह से हो सकता है। बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस हो सकती है नेचुरल एनवायरनमेंट में। अब हमें अगला पढ़ना है नेचुरल एनवायरनमेंट। जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो उसमें हमारा लैंड, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स सब कुछ आ जाता है। ठीक है। इससे पहले जो क्लास 6 थी उसमें हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सब हमने क्लास 6 में पढ़ा था। आपने अगर नहीं देखे तो ज़रूर कवर करो उसको, फिर 7th पे पढ़ना। तो ये सारे बेसिक टर्म्स हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं। अब उन्हीं का टर्म्स को हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात की गई है लिथोस्फीयर की। हमने पिछले चैप्टर मतलब क्लास 6 में बात की थी। एक सेकेंड। लिथोस्फीयर देखो, अर्थ का सरफेस है जिस पे हम रहते हैं। अर्थ का जो सरफेस होता है, मैं अर्थ का सरफेस बना रही हूँ, मतलब अर्थ तो वैसे बहुत डीप होती है, नेक्स्ट चैप्टर में देखना ही है। तो इसके अंदर मतलब ऊपर वाली जो लेयर है उसे जहाँ पर हम रह रहे हैं वो क्रस्ट है। अर्थ की ऊपर वाली लेयर जहाँ पे हम रहते हैं वो क्रस्ट है, हार्ड होती है वो। यहाँ रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं सरफेस पे। यहाँ पे एक पतली सी लेयर सॉइल की भी होती है और इसका सरफेस बहुत ही इरेगुलर होता है। यहाँ पे माउंटेन, प्लाटू, प्लेन्स, वैली सब कुछ देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं, लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट भी होते हैं और ओशन फ्लोर्स पे भी होते हैं। फिर हम बात करेंगे लिथोस्फीयर जो होता है, वहाँ पे फॉरेस्ट भी है, ग्रास लैंड भी है, एग्रीकल्चर के लिए भी है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी है और यहाँ पर मिनरल्स भी है। अब आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो है ये वाटर के पानी के लिए यूज़ किया जा रहा है। कई तरह के वाटर सोर्सेज जो हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। फिर आता है एटमॉस्फेयर। एयर जो होती है हमारी जो अर्थ है वो एक थिन लेयर से सराउंडेड है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर हटती नहीं है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स उसे बांधे रखता है और ये प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेस से, हमको यूवी रेस से, सन की और गर्मी से। और इसके अंदर कई सारे गैसेस होते हैं जो कि हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कौन कौन सी गैसेस हैं। फिर डस्ट और वाटर भी इसके अंदर पाया जाता है, धूल के कण और जल वाष्प दोनों इसके अंदर होते हैं। एटमॉस्फेयर बदलती है तो क्लाइमेट और वेदर में भी चेंज आ जाता है। प्लांट और एनिमल किंगडम जो है, जो प्लांट्स है और एनिमल्स है, ये मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर मतलब जहाँ रहने लायक कंडीशंस है। ये वो पार्ट है जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो अब हम देखते हैं कैसे। फोटो में आ जाओ। तो जहाँ हाइड्रोस्फीयर भी हो, एटमॉस्फेयर भी हो और जहाँ पे लिथोस्फीयर भी हो, तीनों अवेलेबल हो, वहीं पर इंसान, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम सरवाइव कर पाएंगे। उसे ही हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है।
अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। इस रिश्ते को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पर सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है। अब इसको अगर मुझे समझाना हो, जैसे प्लांट्स हैं, ये ऑक्सीजन दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, इनकी ज़रूरत इंसानों को है। इंसान बदले में प्लांट्स को वाटर देना, और भी मतलब हम लोग इनकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और ये हमें बदले में रिसोर्स दे रहे हैं अपने। ऐसे ही एनिमल्स जो हैं वो भी निर्भर हैं इन प्लांट्स के ऊपर। एनिमल एक छोटा एनिमल को खा लेता है, बड़े वाले छोटे को खाते हैं। ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एनिमल को खा लेते हैं, लाइक मीट खाते हैं जो इंसान। तो हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है, और इस तरीके से लिविंग कंडीशन बनती है। ये जो निर्भरता होती है, इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। हमारी सराउंडिंग में हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपस में भी जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, ठीक है। आपसी और आसपास के पर्यावरण का ये जो रिश्ता है, इसे पारितंत्र कहा जाता है। हमारा आपस का रिश्ता, आसपास के एनवायरनमेंट से रिश्ता, पारितंत्र, दैट इज़ इकोसिस्टम कहलाता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट की। जो इंसान है, हम लोग हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, लेकिन ज़रूरत बढ़ने के साथ ही हमने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस करे हैं। तो पहले के इंसान जो थे, पहले नेचर के हिसाब से जी रहे थे, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से सिंपल लाइफ जीते थे। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपनी ज़रूरतों के बढ़ने के साथ नई नई चीज़ें अपनाना शुरू कर दिया, जैसे खेती करना, पालतू जानवर मतलब जानवरों का पालना, सेटल्ड लाइफ जीना, घर बनाकर रहने लगना, पहिए का आविष्कार करना, फिर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ना, ट्रेड शुरू करना, बार्टर सिस्टम स्टार्ट कर देना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने तो और भी ज़्यादा प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया। फिर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही हम एक रिवॉल्यूशन देखते हैं, जो कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आ चुकी है आज के टाइम में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है, ये हमने बनाया है अपनी ज़रूरतों की वजह से, और ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस करके, नेचुरल एनवायरनमेंट में। यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब बस बॉक्सेस देख लेते हैं, फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, प्रोवाइड एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट, लैंड वी लिव। मतलब कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट देता है, सांस लेने के लिए हवा, पानी पीने के लिए, खाने के लिए फूड मिलता है, और लैंड मिलता है जहाँ पे हम रह सकते हैं। इंसान इनमें कैसे परिवर्तन ला रहा है, तो हम एयर पोल्यूट कर रहे हैं, पानी को हम ग्लास में पीते हैं, खाना हम बर्तनों में खाते हैं, हम ज़मीन का इस्तेमाल फैक्ट्री लगाने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंसान ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से नेचुरल एनवायरनमेंट को बदल दिया है। अब देखो, एग्ज़ाम देने जाते हैं एडमिट कार्ड लेके, एडमिट कार्ड आ गया, बताओ, ठीक है। तो जीवीए अजीवीए, बायोटिक है बायोटिक, ये हमने देख लिया था। इसके बाद एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है एनवायरनर, एनवायरनेर मतलब नेबरहुड, पड़ोस। एनवायरोनेर एंड एनवायरोनेर मतलब पड़ोस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अब हमें पढ़ना है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इंटरैक्शन होती है जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच एक दूसरे के साथ और हमारे एनवायरनमेंट के साथ। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल करता है, उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब हम जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब आपस में ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। लाइक ट्री हमें सब्जी फल वल देता है, एनर्जी दे रहा है। इंसान अपनी एनर्जी कैसे दे रहा है? यहाँ पर हम इनके फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, फिर एग्रीकल्चर करेंगे, पेड़ लगाएंगे, या जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिली है? एनवायरनमेंट ने दी है, हमारे नेचुरल। और साथ ही जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्लांट स्पीसीज़ पे निर्भर है, हम लोगों पे निर्भर है। हम उनको बदले में कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं, फूड देते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं,
मतलब आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। एनिमल्स हम पर निर्भर है, हम एनिमल्स पे निर्भर है, हम गाय भैंस जो भी है उनसे दूध लेते हैं, मिल्क प्रोड्यूस लेते हैं, या फिर उनसे खेतों में काम कराते हैं, तो हम भी तो उनकी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, बदले में हम भी उनको कुछ दे रहे हैं, फूड वगैरह। तो इस तरीके से एक दूसरे पर एनिमल्स हुए, इंसान हुए, हमारे प्रकृति हुई, पेड़ पौधे हुए, मिट्टी हुई, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब आपस में जुड़कर एक दूसरे के साथ एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं, और मिलकर इकोसिस्टम कहलाता है यही। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, नहीं आया होगा ना तो आप पूछ भी सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, इकोसिस्टम। बस एक चीज़ रह गई है कि 5 जून को हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, याद रखना। बार्टर सिस्टम तो पता ही है, ट्रेड करते हैं हम जो, ये ट्रेड बिना पैसों का होता है, गुड्स के बदले होता है, विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ठीक, तो हम सेकंड चैप्टर पे बढ़ते हैं अब। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड चैप्टर, इनसाइड अवर अर्थ। आज हम अपने अर्थ के अंदर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में। देखो, जो अर्थ है ना वो एक डायनामिक प्लैनेट है। अर्थ इज़ ए डायनामिक प्लैनेट, मतलब क्या है? गतिशील ग्रह क्यों है हमारी अर्थ? बिकॉज हमारी अर्थ सरफेस पर से बहुत चेंजेस से गुजर रही है और इंटरनली भी चेंजेस से गुजर रही है। ऐसा कैसे? जैसे सरफेस पे क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि भूकंप आता है, या नए पहाड़ बन जाते हैं, या पहाड़ कम हो जाते हैं, घट जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं अर्थ के सरफेस पे जो हो रहे हैं। इंटीरियर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसका प्रभाव हमारी अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलता है। तो क्या आप कभी सोचते हैं, जैसे हमसे पूछा गया है कि अर्थ के अंदर क्या होता होगा, तो लेट्स सी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर जिस पे हम रहते हैं वो क्रस्ट है, उसे क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, जो ये क्रस्ट है ये बहुत पतली लेयर होती है। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, अब कॉन्टिनेंट और ओशियन क्या होता है क्लास 6 में पढ़ा है हमने, तो जो कॉन्टिनेंट की बात करें, कॉन्टिनेंट पे ये लेयर जो होती है ये 35 किलोमीटर की होती है, और जो हमारा ओशियन है वहाँ पर ये सिर्फ 5 किलोमीटर के सरफेस तक होती है। एक बार अगर मैं बताना चाहूँ तो मान लो ये हमारा वो है जहाँ पे ट्री वगैरह, ये हमारा वो है जहाँ हम रहते हैं, ये ओशियन है। ओशियन पे ये जो बेड है, ओशियन बेड, यहाँ पर ये क्रस्ट 5 किलोमीटर की है, 5 किलोमीटर मोटी है, और यहाँ पर ये क्रस्ट पूरी की पूरी 35 किलोमीटर तक मोटी है हमारी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ आया? तो आगे बढ़े। ना समझ आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हो कि देखो मुझे ये बात समझ नहीं आई, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो मेन मिनरल्स हैं वो क्या क्या है इन क्रस्ट पे, जैसे कि सिलिका और एल्यूमिनियम, Si और Al, सियाल क्रस्ट, सियाल जो है हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे है, और सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम ये हमारी जो ओशियनिक क्रस्ट है उस पर देखने को मिलता है समझ आया ना? देखो, जो क्रस्ट है जो कॉन्टिनेंट पे है वो सियाल का बना है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, और जो ओशियन वाला क्रस्ट है वो बना है सीमा का, सिलिका एंड मैग्नीशियम का, ये मिनरल से बनी है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद बताया गया हमारी क्रस्ट के नीचे की जो लेयर है उसे मेंटल कहते हैं। क्रस्ट के नीचे मेंटल है, क्रस्ट के नीचे मेंटल है, याद रखना। क्रस्ट के नीचे मेंटल आता है जो कि 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके नीचे आता है कोर, जो कोर है उसका रेडियस लगभग 3500 किलोमीटर है, और ये निकेल और आयरन का बना हुआ है, तो इसे बोलेंगे नीफे। ठीक है, नीफे, निकेल एंड आयरन का बना हुआ है, निकेल एंड आयरन का बना हुआ है हमारा जो कोर है। जो कोर होता है उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है,
तो हमने ये देखा, अब यहाँ पर और देख लो। सबसे पहली जो लेयर है वो क्रस्ट है, लिथोस्फीयर जिस पर है। उसके नीचे मेंटल आता है, मेंटल के नीचे कोर आता है। कोर भी दो पार्ट में है, आउटर कोर, इनर कोर। हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से हमें पढ़ना है, हमने 3 लेयर पढ़ ली है। अब अगर आपको यहाँ पर भी देखना है तो देख सकते हो, देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंट और ओशियन। ओशियन बेड 5 किलोमीटर और इसका 35 किलोमीटर तक का गहरा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है रॉक्स एंड मिनरल्स। इसमें हमें बताया गया कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप की रॉक से बनी हुई होती है, और उन रॉक के अंदर मिनरल तो होते ही है। ये जो मिनरल्स होते हैं, इन्हीं जो मिनरल मैटर होता है जो कि अर्थ की क्रस्ट को बनाता है, वही रॉक होता है। तो हमें रॉक बताया गया है, पत्थर क्या होता है। कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। जो अर्थ की क्रस्ट बनाता है उसे रॉक कहते हैं। ये अलग साइज के, कलर के, टेक्सचर के हो सकते हैं। 3 तरह के रॉक्स हमें पढ़ने हैं जनरली, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इग्नियस रॉक के बारे में। जो इग्नियस रॉक है उन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इग्नियस रॉक के भी 2 टाइप्स है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ठीक है, तो अब हम इन्हें देखते हैं। देखो कोई फिगर हो तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको समझाने का अच्छा तरीका। लेट मी मेक। देखो ये वोल्केनो है। इस वोल्केनो में से ये जो हमारा जो वोल्केनो फटेगा तो इसमें से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। ये जो लावा है ये सरफेस पे बह जाएगा, इकट्ठा होगा। तो इसके सूखने पर, ठंडे होने पर जो रॉक बनेंगी वो रॉक होंगी हमारी आग्नेय रॉक, दैट इज़ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट रॉक जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। वहीं दूसरी तरफ ये जो मैग्मा है जो बाहर निकल के लावा के फॉर्म में गिर रहा है, अगर ये मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाए, मतलब अंदर ठंडा मतलब ऐसे रास्ते से भटक कर ऐसे ऐसे इंटीरियर ही कहीं ना कहीं डायरेक्शन में चला जाए, ऊपर भी आ रहा है थोड़ा बहुत ऐसे निकल जाए, तो ये जो जमा हो रहा है अंदर ही, ये ऑफकोर्स अंदर ही ठंडा हो जाएगा फिर। तो ये जो मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाएगा, इससे जो रॉक बनेगी वो रॉक का टाइप होता है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, वो ग्रेफाइट का एग्जाम्पल है। अब जो बाहर ठंडा हुआ उसे बोलोगे एक्सट्रूसिव, जो अंदर ठंडा हुआ उसे बोलोगे इंट्रूसिव। तो समझ आया, इग्नियस रॉक जो होती है वो बनती है लावा के ठंडे होने से। ठीक, लेकिन जो अगर अंदर ठंडा हुआ तो इंट्रूसिव, अगर बाहर ठंडा हुआ तो एक्सट्रूसिव। सो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। आई होप समझ तो आ ही गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ रॉक हमें पढ़ना है, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। लेट मी क्लियर दिस। सेडिमेंट्स की बात करते हैं। जो पत्थर टूट जाते हैं, लुढ़क कर, पत्थर जो होते हैं जो लुढ़क जाते हैं, उनमें क्रैक आ जाते हैं सर्दी गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, बारिश की वजह से, हवा की वजह से टूट जाते हैं टुकड़ों में, एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में जब ये टूट जाते हैं उन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं। ये सेडिमेंट्स हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये कंप्रेस हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक कर एक रॉक फॉर्म कर लेते हैं, जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल सैंडस्टोन का है। ये जो सैंडस्टोन है वो इसी तरीके से सैंड के दानों से बनता है। अब इसी रॉक में आपको फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे। जो भी छोटे एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस पे रह रहे थे, उनके डेड एंड डिके जो होते हैं, मतलब वो उनके मरे हुए जीवाश्म आपको मिलेंगे। जीवाश्म दैट इज़ देयर फॉसिल्स। ठीक है, उनके फॉसिल्स आपको इन्हीं पर देखने को मिलते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक समझ आया। देखो जो हमारे पास सबसे पहला रॉक है, प्राइमरी रॉक है, इग्नियस रॉक जो बना लावा से। ये जो है धीरे धीरे बारिश हो रही है, इनके ऊपर गर्मी पड़ रही है, कंप्रेस्ड हो रहे हैं, टूट रहे हैं, टकरा रहे हैं, हवा चल रही है,
तो बहुत सारे एक्सटीरियर फोर्स लग रहे हैं जिसकी वजह से इनकी लेयर जो है ये टूटनी चालू हो जाएंगी। टूट कर बिखर गई छोटे छोटे टुकड़ों में। ये बिखरे हुए टुकड़े आपस में चिपक कर एक रॉक फॉर्म कर लेते हैं जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो सेडिमेंट्री और इग्नियस हैं, इनके अलावा आप तीसरी रॉक देखोगे, दैट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो होते हैं इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हीट एंड प्रेशर लगने से फॉर्म चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल है क्ले का। क्ले जो है वो बदल जाती है स्लेट में। कैसे? बिकॉज ऑफ दिस हीट एंड प्रेशर। मेटामॉर्फिक रॉक उन्हें ही कहा जाता है। और लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा मेटामॉर्फिक। अब रॉक्स के यूजेस की बात करें तो जो हमारी रॉक्स है वो बहुत यूज़फुल होती है। ये जो हार्ड रॉक होती है इनका यूज़ हम सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए करते हैं। आपने गेम्स में भी अपने रॉक्स का यूज़ करा है, पिट्ठू खेलते हुए, स्टापू खेलते हुए। तो ये सब उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर इसके बाद हमें बताया गया है कि जो रॉक्स है वो बदल जाती हैं, एक से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक है फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। जैसे कि आपने पढ़ा, मैग्मा ठंडा होकर क्या होता है, इग्नियस रॉक में बदल जाता है। लेकिन इग्नियस रॉक जो है टूटकर सेडिमेंट्री में चेंज हो जाती है। इग्नियस और सेडिमेंट्री डायरेक्टली भी हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकता है। सेम मेटामॉर्फिक रॉक जो है हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से वापस इग्नियस में चेंज हो सकती है, मैग्मा में चेंज हो सकती है। तो ये सब क्या है? ये सब कहा जाता है रॉक साइकिल। जैसे देखो, मैग्मा है, मैग्मा से इग्नियस रॉक बन गई, इग्नियस से सेडिमेंट, सेडिमेंट से आपने एक सेडिमेंट्री रॉक बना ली। कई दफ़े ऐसा भी होता है जैसे कि देखो, इग्नियस से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक बन गया। क्यों? क्योंकि इस पर हीट और प्रेशर लगा, इस वजह से। कई दफ़े ऐसा होता है कि सेडिमेंट्री रॉक डायरेक्टली मैग्मा में चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर, ना कि मेटामॉर्फिक में, है ना। आपस में ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चेंज हो जाते हैं हीट और प्रेशर लगने की वजह से। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो आप चेंज कर सकते हो सेडिमेंट्री में, मतलब अलग अलग तरीके से ये आपस में अपनी शेप बदल लेती है बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर। इसके बाद अब हमें पढ़ना है रॉक के मिनरल्स के बारे में। ये रॉक्स जो होती हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स जो होते हैं नेचुरल होते हैं, इनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कि वो मिनरल्स के जो फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है, जैसे कोल है, कोयला है, नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, इसका यूज़ किया जाता है। और कुछ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा। ठीक है, अब बस बॉक्सेस और देखते हैं, फिर ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म। जो सबसे डीपेस्ट माइन है इस दुनिया की वो साउथ अफ्रीका के अंदर है, लगभग 4 किलोमीटर तक की, है ना। और ये सिर्फ ऑयल की सर्च में खोदी गई थी। 6 किलोमीटर तक डीप है। अब इसके बाद बताया गया है जो हमारी अर्थ है उसके सेंटर तक पहुंचना है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको 6000 किलोमीटर तक की खुदाई करनी पड़ेगी ओशियन फ्लोर से। ओशियन फ्लोर से ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा ना कि पतली लेयर है, जबकि अगर आप वहाँ से खोदना स्टार्ट करोगे लिथोस्फीयर क्रस्ट से, तो यहाँ से तो आपको बहुत ज़्यादा पहले 35 किलोमीटर खोदना पड़ेगा। यहाँ से बस 5 किलोमीटर खोदना है, तो यहाँ से शुरुआत करो तो 6000 किलोमीटर फिर भी खोदना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसके बाद हमें बताया गया हमारी जो क्रस्ट है वो सिर्फ 1% वॉल्यूम है अर्थ का। हमारी क्रस्ट पूरी अर्थ की वॉल्यूम का सिर्फ 1% है। और 84% जो है वो मेंटल है, और 15% जो है वो हमारी कोर है। 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। ठीक है, रेडियस जो है हमारी अर्थ की वो कितनी है? 6371 किलोमीटर, रेडियस ऑफ आवर अर्थ। अब हम बात करेंगे इग्नियस की। इग्नियस लैटिन वर्ड के शब्द से बना है, इग्निस से, जिसका मतलब होता है फायर। और सेडिमेंट्री जो है ये भी लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है, जिसका मतलब होता है स्थिर, सेटल डाउन।
मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड से बना है जो मेटामॉर्फोज है, जिसका मतलब होता है फॉर्म में चेंज आना, चेंज ऑफ फॉर्म, जो कि मेटामॉर्फिक करती है रॉक। तो फॉसिल्स जो होते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के अवशेष होते हैं, उनके बचे हुए भाग होते हैं, रिमेन्स होते हैं जो ट्रैप हो जाते हैं इन रॉक्स की लेयर के अंदर, उन्हें फॉसिल्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपलोड कर दिया गया है। फॉलो करें, शेयर करें फॉर क्लास 7th स्टूडेंट एंड फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट, फॉर जियोग्राफी, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बच्चे, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्लास 7th के बच्चों के लिए भी बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।